हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में एक सबसे पहला चैप्टर आता है पार्टनरशिप एक्ट। वैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम, जो न्यू कमर्स हैं, जो 12th में जस्ट आने वाले हैं, उनको बता दूं कि अकाउंट्स में आपके पास 3 किताबें हैं। पहली किताब जो है वो पार्टनरशिप की है। जो सेकंड बुक, इसको आप जनरली सुनते हैं वॉल्यूम के नाम पे, जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पार्टनरशिप की है। जो सेकंड वॉल्यूम है वो कंपनी के लिए है, कंपनी नामक एक चैप्टर है, उसमें पूरी एक सेकंड बुक है। और जो थर्ड बुक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी है। तो 12th में आते ही आपको बहुत ही कॉन्शियस हो जाना है पढ़ाई के प्रति। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप बिल्कुल पढ़ाई के से मजाक नहीं कर सकते, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। इसमें जो है, जो फर्स्ट वॉल्यूम है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप जो है एक्चुअली वो टॉपिक जो है आपको एक्ट के थ्रू बताया जाता है। अब ये बात समझ लीजिए कि एक्ट होता क्या है। देखिए, आप जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगी जो आपकी किताबों में नहीं है। पहले यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूं कि एक्ट होता क्या है। देखिए, एक्ट वो चीज होती है, एक कानून होता है जो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और हमारा ये जो एक्ट है वो इंडिपेंडेंस से पहले का है। ये पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में बना था, और आप सबको पता है इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी। इसका मतलब ये है कि जो कानून है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रेफरेंस में हम आगे अपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे कानून ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे। उसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट किया है। तो ये एक्ट बनता कैसे है। देखिए, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है ना, उस पार्लियामेंट में जितने एमपीज हैं वो बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखो, देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है। अब 130 करोड़ जनता के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो 130 करोड़ जनता से पूछ तो नहीं सकते। अगर एक एक करके सबसे पूछेंगे तो 10 साल में कहीं वो बात कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं। हमारे यहाँ से जो भी एमपी बन के वहां जाएगा, अगर उसने किसी भी कानून में हाँ बोला है कि सरकार वहां पूछती बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ऐसे उसने हाँ बोला है, तो मतलब आपके क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब ने हाँ बोला है, वो उन सब का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। तो कानून ऐसे ही बनते हैं। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट क्या होता है समझिए। हमारे देश में जितने भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, वो हमारे समाज को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फील करते हैं कि समाज में किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो एक सुझाव देते हैं सरकार को कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो हमारे सीनियर्स जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उनको एक कमेटी बनाते हैं, एक गठन करते हैं और कहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ रहे हैं, इसको लेकर एक ड्राफ्ट बनाइए, मतलब एक कानून बनाइए, और उसमें कुछ सजा होने की प्रावधान रख दीजिए कि अगर कोई ऐसे काम करता है तो उसको इस तरीके से सजा मिलेगी, और कुछ नियम कानून बनाइए। वो ड्राफ्ट जब आता है तो जाहिर सी बात है जो कानून बनाए गए वो किसके लिए बनाए गए, जनता के लिए। तो जनता से पूछना है। अब जनता से तो नहीं डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनसे पूछा जाता है। उन सब ने, मेजॉरिटी पीपल जब उसको हाँ कह देती है तो फिर वो ड्राफ्ट जो होता है वो बिल बन जाता है, पास हो जाता है, और फिर वो हमारे सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, और इसी तरीके से फिर वो राज्यसभा में भी जाके पास होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वो बिल पास हो जाता है तो सीधा वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं और प्रेसिडेंट जब उसको एग्री कर देते हैं, तब से वो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। तो पहले वो रहता है ड्राफ्ट। संसद के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, आपको पता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा में आते ही वो क्या बन जाता है, वो जब पास हो जाता है तो वो बन जाता है, वो राज्यसभा में आते ही वो बन जाता है बिल, और जब वो पार्लियामेंट से निकलकर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट। तो इसी तरीके से अंग्रेजों के जमाने में एक्ट बना होगा, उसी एक्ट को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम जो पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्चुअली ये है क्या, ये बेसिक है। पार्टनरशिप कहते किसको, आपने बचपन से सुना होगा कि हम कोई मिलके 2 दोस्त काम कर रहे हैं, जो मुनाफा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। बेटा, लोकल भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में आप इसको कह सकते हैं पार्टनरशिप है, लेकिन ये एग्जैक्ट पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आज हमें वही बात पढ़नी और समझनी है। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप के कानून में कुछ बातें कही गई हैं और उसके लिए कुछ पैराग्राफ सेट किए गए, कुछ सेक्शन सेट किए गए। तो जो पार्टनरशिप का जो कानून है उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, ये बात इंडियन क्यों है, क्योंकि देखो जो कानून बना था, आपको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में
हमारी ये नहीं कंट्री, मतलब वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री पे राज किया है। तो उनके जो कानून हैं वो पार्टनरशिप एक्ट थे। उनको जब हमने अपने संविधान में कॉपी पेस्ट किया तो हमने उसको नाम दे दिया इंडियन पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये सिर्फ ये जो पार्टनरशिप का कानून है ये भारत पे लागू होता है। तो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 का जो पार्टनरशिप का कानून है उसका सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में। ये बातें आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन उसको स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। बेसिक सी बात है कि पार्टनरशिप कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, उसको कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। तो पार्टनरशिप जो होती है वो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 से नीचे नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति कभी पार्टनरशिप डील नहीं कर सकता। तो साफ कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब यहां पे जो अगली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए। देखो एग्जाम में अगर 100 मार्क्स का पेपर बनता है, वैसे आजकल 80 का बनता है, तो उसमें ना 32% यानी 100 में 32 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। और खास तौर से जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में पूरी बुक तो कंप्लीट हो नहीं पाती, जितनी बुक कंप्लीट होती है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो थ्योरी का होता है, इसलिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी है। तो इस लाइन के बाद जो लाइन बताने जा रहे हैं उस पॉइंट में जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का ये रिलेशनशिप होता है। आगे कहता है हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो एग्री हो बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए। ठीक है, जो एग्री हो बिजनेस का प्रॉफिट, अब बात सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं रुकती, प्रॉफिट भी बांटने के लिए एग्री हैं और लॉसेस भी बांटने के लिए एग्री हैं। ठीक है, तो हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल। ये बात को समझना है, पार्टनरशिप का बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चलाए। पार्टनरशिप का बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि सभी मिलकर चलाएं, हु कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग बाय ऑल मतलब पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि सभी मिलकर चलाएं, या कोई एक भी बिजनेस चला सकता है। अभी आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो कहा था आपने कि पार्टनरशिप एक नहीं कर सकता, लेकिन बेटा सुनो, इसमें पार्टनर में क्या होता है कि मेंबर 3-4 हैं, लेकिन काम करने वाला आदमी सिर्फ एक है, बाकी जो है वो सिर्फ पैसा लगा के घर बैठ गए। तो पार्टनर में वो 4 लोग तो हैं, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है, जो सभी काम करता है, सभी डिसीजन लेता है, वो एक है। उसके लिए यहां कहा गया है कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक ही बिजनेस में काम करे लेकिन वो सबके बिहाफ में काम करे, तो उसको भी हम पार्टनर कहते हैं। तो कहा जाता है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में। वो लोग 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जो या तो सबको मिलकर काम करें या कोई एक काम करे सबके लिए। ठीक है, उन लोगों के बीच के रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब आगे मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक कि पार्टनरशिप की परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में कैसे लिखना है ध्यान रखना। अगर जो मैं आपको बता रहा हूं वो जो आपकी बुक्स टेक्स्ट बुक में लिखी होंगी, वो जो ये नोट्स है, वो सब जगह से नॉलेज एक्वायर करो और अपनी लैंग्वेज तैयार करो। जब आप आंसर्स अपनी लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद वो बात आती है कि बच्चे ने अपने सेंस का इस्तेमाल किया है। तो आप कोशिश करें सारी नॉलेज एक्वायर करके अपनी डेफिनेशन लिख दें। और डेफिनेशन में क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, यही आगे पीछे होते हैं, बाकी बात तो वही होती है। तो आप डेफिनेशन अपनी तैयार करें। तो क्या है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। वो लोग सभी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं या कोई एक उन सब के लिए बिजनेस कर सकता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। आगे ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फीचर्स से ध्यान रखिए। पहला फीचर 2 और मोर पर्सन, मतलब उस बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। मतलब पहली बात तो तय हो गई कि एक लोग नहीं होंगे सॉरी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर। अब इसी बात को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बता सकते हैं। अच्छा, इस बात को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि बीच में ना एक कंपनी होती है, कंपनी का भी कानून, जैसे पार्टनरशिप का कानून है वैसे कंपनी का भी कानून है। तो हमारे देश में पहले कंपनी का जो कानून चल रहा था वो चल रहा था कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956। लेकिन अब क्या है, कंपनी एक्ट जो चेंज हो गई है, अब 2013 में कंपनी एक्ट दोबारा से रिवाइज हुआ है। तो अब चलता है कंपनी एक्ट 2013, जिसमें इसके लिए ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इसमें मिनिमम पार्टनर और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, ये बात हम शुरू से जानते हैं।
आगे फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप, वैलिड का मतलब क्या होता है कि जो सरकार की नजर में वैलिड। अब ऐसा ना हो कि हमने मतलब ए और बी ने दो एग्रीमेंट कर लिया, चलो हम मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं, तो भाई मर्डर करना तो इलीगल हुआ ना, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो सरकार कहती है पार्टनरशिप उसी के लिए वैलिड है, मतलब पार्टनरशिप ये फंक्शंस उसी में काम करेंगे जो वैलिड पार्टनरशिप फंक्शंस को या वैलिड पार्टनरशिप रिलेशन को बताते हैं। तो ये कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सीड द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013 विच इज 50। मतलब साफ कह रहा है कि कम पार्टनर्स में, पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इस बात को कहा किसने? कंपनी एक्ट 2013 ने कहा। ठीक है, ध्यान रखना, आपकी थ्योरी में बात पूछेगा कि मिनिमम कितने 2, मैक्सिमम कितने 50, लेकिन 50 वाली बात की किसने? ये 50 वाली बात कही है कंपनी एक्ट 2013 ने। तो थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। आई होप ये बात समझ में आ रही है। वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। अब ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग क्या होता है? देखो पहले जो कंपनी एक्ट था ना 1956 का, उसमें मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट थी 10 और 20, एक बैंकिंग बिजनेस के लिए और एक नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए। अब बैंकिंग बिजनेस समझिए, ऐसे बिजनेस जो केवल पैसों में डील करते हैं, मतलब सभी बिजनेस पैसों में डील करते हैं, मतलब जिनका मेन आइटम ही पैसे को लेना और देना है, जैसे बैंकिंग सिस्टम, जैसे मनुपुरम गोल्ड लोन है ना, आपने कोई भी गोल्ड लोन का सुना होगा, या और भी कोई ऐसी फाइनेंस कंपनी जो केवल पैसों में लेन देन करती है, पैसों की ही डीलिंग करती है, तो उसको कहते हैं हम बैंकिंग कंपनी। तो अगर आप चाहे बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो या कोई नॉन बैंकिंग, जैसे मैं मान लो मैं एक ग्रोसरी शॉप चलाता हूं, तो मैं कौन सा आइटम बेच रहा हूं? जो घर के राशन के काम में इस्तेमाल आते हो, तो वो ग्रोसरी शॉप किस तरह का बिजनेस हो गया? नॉन बैंकिंग बिजनेस हो गया। तो चाहे मैं बैंकिंग बिजनेस करूं या मैं नॉन बैंकिंग बिजनेस करूं, मेरे मैक्सिमम पार्टनर जो होने चाहिए वो 50 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आइए दूसरे फीचर की तरफ। जो पार्टनरशिप है ना, जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्रीमेंट क्या है? देखो एग्रीमेंट क्या होता है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आपस में अपने डिजायर्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने डिजायर को बताते हैं और उसको एक फिक्स अमाउंट में तय कर लेते हैं। अमाउंट तो नहीं, लेकिन एक बात तय कर लेते हैं, हमारे बीच में तय है कि जो भी मुनाफा होगा तुम इतना लोगे, मैं इतना लूंगा। ये एग्रीमेंट हो जाता है। वरना मतलब क्या है, जब एक पर्सन अपने डिजायर दूसरे के सामने रखता है, सामने वाला पर्सन उसी डिजायर को एक्सेप्ट कर लेता है। देखो पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है ना वो मतलब ये कहते हैं ना एग्जिस्टेंस में कब आता है, मतलब वो अपने अस्तित्व में कब आएगा? जब दोनों पार्टनर मिलकर उसको एग्री कर ले कि जो तुम बात कह रहे हो वो मुझे एग्री है और जो मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हें एग्री हो। जब ये दोनों बात आपस में एग्री हो जाएंगी तो वो एग्रीमेंट कहलाएंगी। आइदर रिटन और ओरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब दो पार्टनर आपस में मिलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कुछ टर्म एंड कंडीशन रखते हैं। तो पार्टनरशिप में ये कहा ही नहीं गया कि रिटर्न होना चाहिए या ओरल होना चाहिए, ये दोनों हो सकते हैं, रिटर्न भी और ओरल भी। और इस चीज को कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। इस चीज को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये रिटर्न भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे, क्या ओरल बातें कभी सबूत के तौर पे काम नहीं आती? सुना होगा ना कि कानून सबूत मांगता है, तो बेटा वो ओरल भाषा जो होती है, ओरल जो एग्रीमेंट होते हैं वो कभी सबूत के तौर पे पेश नहीं हो सकते, इसलिए रिटर्न में होना जरूरी है। ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला है कि आइदर रिटन और ओरल बाय द पार्टनर। आगे कहता है द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। अगर यही जो टर्म एंड कंडीशन दो पार्टनर से आपस में डिसाइड करी है, अगर ये रिटन फॉर्मेट में है तो उसी को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। हालांकि पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन पूछेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या केवल रिटन हो सकती है? आप कहोगे नहीं, वो ओरल भी हो सकती है, लेकिन अगर रिटन में है तो अच्छा है, आगे हमारे वो काम आएगा, ठीक है। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसके मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। अगला क्या है कि पार्टनरशिप की खास बात क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये फीचर है कि पार्टनरशिप आदमी करता है क्यों है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। भाई हम बिजनेस करेंगे, जो मुनाफा होगा उसको बांटेंगे अपने रेशियो के अनुसार। कोई लॉस के लिए तो बिजनेस नहीं करता ना, इंटेंशन तो कभी लॉस की नहीं होती। तो देखिए क्या कहता है कि अ पार्टनरशिप कैन बी अ फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द लीगल बिजनेस। ये बहुत ध्यान से सुनना, लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप हमेशा किसके लिए वैलिड होगी? केवल और केवल लीगल बिजनेस के लिए। आप जो देश में इलीगल बिजनेसेस हैं उसके लिए कभी पार्टनरशिप आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते और कभी पार्टनरशिप आप कर भी नहीं सकते। और अगर आप करते हो और उसमें आपको धोखा मिल जाता है, जैसे ए और बी ने डिसाइड किया कि वो बैंक लूटते हैं, ठीक है, और जो बैंक से पैसा चुराएंगे वो आधा बांट लेंगे। बैंक लूटा और भागे बाहर, तो जिसके हाथ में बैग का जो पैसों का थैला था वो लेके भाग गया।
अब बी कहता है मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा, सोचो कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि उसने मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दिया है? तो ऐसी पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। तो जो पार्टनरशिप है वो केवल लीगल बिजनेस के लिए होगा विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये भी ध्यान रखना है कि जो बिजनेस है वो इसी इंटेंशन से हो कि हम प्रॉफिट अर्न करें। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है कि सर क्या हम सोशल सर्विस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते? नहीं, सोशल सर्विस के लिए सरकार ने सोसाइटी बनाई है, ट्रस्ट बनाया है, ठीक है। वहां पे जब लोग जुड़ते हैं तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के मकसद से जुड़ते हैं। जैसे कोई भी ट्रस्ट बनाया जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा ट्रस्ट बनाया, कोई रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, मंदिर मस्जिद के जो ट्रस्ट होते हैं वो एक धार्मिक काम के लिए होते हैं, सोशल सर्विस के लिए होते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप में आते थे, बात जरूरी कि वो लीगल बिजनेस होना चाहिए और आप जुड़ रहे हो तो एक प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन के लिए जुड़ रहे हो। बिना प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन के दो व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात इसमें क्या बोली खास, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के ऑनर है, कोई दो व्यक्ति किसी एक प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, तो वो दोनों पार्टनर्स, उसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग के दो लोग मालिक हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग के दो लोग मालिक हैं, तो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, बिकॉज वो केवल बिल्डिंग प्रॉपर्टी के ऑनर है, लेकिन उनके बीच में जो एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। अगर वहां ये बात स्पष्ट कह दिया जाता है कि जो इससे रेंट आएगा वो हम दोनों में बराबर बराबर बटेगा, हम दोनों पार्टनर्स के तौर पे काम करें, तब वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो पार्टनरशिप होने के लिए इसका ये मतलब है कि हम आपस में लीगल बिजनेस के लिए ज्वाइंट हो और साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव भी हो हमारा। हम केवल और केवल किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाए और वो मालिक 2 या 3 हो तो पार्टनरशिप नहीं कहलाती। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस इसलिए हम पार्टनरशिप में डील करते हैं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट को डील कर सके, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कहता है एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम एट शेयरिंग द प्रॉफिट। इफ सम पार्टनर जॉइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था आपको कि अगर कोई पार्टनर इसलिए इंक्लूड हो रहा है या लोग इसलिए इंक्लूड हो रहे हैं ताकि वो चैरिटेबल काम कर सकें, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन तभी होती है या पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब आपका प्रॉफिट मोटिव होगा, और जब प्रॉफिट मोटिव होगा तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो शेयरिंग मोटिव भी होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, फर्दर इफ द पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर। मतलब अगर उसको प्रॉफिट बांटने का अधिकार नहीं है तो वो व्यक्ति पार्टनर नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट बांटेंगे कैसे? प्रॉफिट जो बांटा जाता है वो एग्रीड रेशियो के बीच में, जरूरी नहीं कि 50-50% हो। भाई पार्टनरशिप दो व्यक्ति जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया होगा, देखो तुम्हारा जो होगा वो 40% होगा, मेरा 60% होगा, हो सकता है तुम्हारा 30% हो, मेरा 70% हो। तो ये कोई भी रेशियो आप डिसाइड कर सकते हो, बस शर्त ये है कि ये सारे के सारे रेशियो सभी पार्टनर को पहले से क्लियर होने चाहिए और पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओरल डीड भी होती है लेकिन रिटन फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर है। तो जिस रेशियो में तय किया गया है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहता है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल। हाँ, फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो अभी डेफिनेशन में आपने देखा कि पार्टनरशिप के फीचर्स ये हैं कि या तो सभी पार्टनर्स मिलकर वो बिजनेस कर लें या कोई एक पार्टनर सभी के बदले काम करे, ठीक है। तो ये भी फीचर है पार्टनरशिप के, ऐसे फीचर्स हो सकते हैं। ऐसा कब होता है कि जनरली कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा मेहनती है, उसके पास काम करने के लिए बहुत कुछ मेहनत है, उसके पास आइडियाज है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो हो सकता है कोई दूसरा आदमी उसको मिले जो उसको पैसा दे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसा लगा सकता हूं, तुम काम करो, जो मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो वो वाला सीन है यहाँ पे, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सभी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो या कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम करे, तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर्स है। आगे दें, नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब समझो यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये कि ईच पार्टनर इज एन एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द पार्टनर ऑफ अ फर्म। हर व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप का एज अ एजेंट के तौर पे काम करता है। हर व्यक्ति पार्टनरशिप में एज अ एजेंट के तौर पे काम करता है। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और 2 पार्टनर आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं किसी काम से। अब मैं अकेला यहां बिजनेस संभाल रहा हूं, इस बीच में मुझे एक अच्छा ऑफर मिला, इसी बीच में मुझे एक अच्छा ऑफर मिला कि मुझे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे 10-20 लाख का फायदा हो सकता है, और मेरे पास अभी वो सोर्सेज नहीं है कि मैं उनसे कॉल करके पूछ सकूं। चलो फोन और टेक्नोलॉजी का जमाना तो आज है, सोचो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले कानून कब बना था? 1932 में। उस टाइम पे तो इस तरह की कोई डिवाइसेस नहीं थी कि मैं तुरंत कांटेक्ट कर सकूं।
और मुझे तुरंत फैसला लेना था, मैंने कंपनी के बेनिफिट को देखते हुए मैंने तुरंत फैसला ले लिया कि हाँ मैं इस काम को करूंगा। तो मैंने पूरे फर्म का एज ए एजेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। मैं जैसे कह रहा ना यहाँ पे कि ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज द पार्टनर ऑफ अ फर्म, हर पार्टनर एजेंट भी है और उसका पार्टनर भी है। तो ये भी इसके एक फीचर है। आगे कहता है एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड टू अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड प्रिंसिपल, वो बंध जाता है। देखो वो जो भी डिसीजन ले रहा है ना वो बिजनेस के अच्छे के लिए ले रहा है, ठीक है। तो वो उनके एब्सेंस में भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसको बाद में प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो भी डिसीजन लिया है उससे बिजनेस को फायदा हो सकता था, वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए वो सारे काम कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स फीचर्स हैं जो आपको पार्टनरशिप एक्ट में जो है शुरुआत की थ्योरी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बातें बहुत समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ये क्वेश्चन डाल सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक मिलेंगे जिससे आप इसमें पूरे कोर्सेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको ये जो हम टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा एक फुल कोर्स है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पे हम आपको 1-to-1 क्लास देंगे। मतलब ये कि क्वेश्चंस जो होंगे न्यूमेरिकल हम उसको भी डील करेंगे। ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें केवल आपको थ्योरी समझाएगी। फुल कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे बैच में आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे की इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। गुड बाय।